स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। सौभाग्यगढ़ से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कुछ लोग दूरबीन से उस ओर देख रहे थे। उनके पीछे 20 से ज्यादा लोग खड़े थे या उकड़ू बैठे थे। सभी के हाथों में धनुष थे, कमर पर लंबी कटार लटकी थी और पीठ पर तीरों का तरकश टंगा था। पृष्ठभूमि में जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड शांति से चल रहा था। एकदम तगड़े शिकार मिले हैं। अरे वाह, इन्होंने तो बहुत सारा सामान खरीदा है। हे भगवान, वह क्या है? शराब की पेटी। बोलने वाला अपने होठों पर जीभ फेरने से खुद को रोक नहीं पाया। शराब, सच में शराब है। अरे यार मालिक, क्या प्लान है? लूट लेते हैं, सबको खत्म कर देते हैं और सारा माल वापस ले चलते हैं। जीना नहीं है क्या? उसके बगल में दागी चेहरे वाला गंजा आदमी गुर्राया। ध्यान से देखो, ये कौन है? जोया बंधु। रुको, ये तो जोयागढ़ के हैं। जोयागढ़। उनके पीछे खड़े लोगों ने घूंट निगल लिया। वे लुटेरे जरूर थे, पर ताकतवर से पंगा लेने का अंजाम जानते थे। जोयादा एक मांसपेशी परिष्करण क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था, जो 500 किलोग्राम बल का धनुष खींच सकता था, और अगर उन्होंने उसके गांव के किसी आदमी को मार दिया तो वे इस इलाके में जिंदा नहीं रह पाएंगे। कहीं और चले जाएं। उनका काम इलाकों में बटा हुआ था और लुटेरों के दूसरे गिरोह उनके आगमन का स्वागत नहीं करेंगे। बेहतर है कि उस दूसरे गिरोह के आने का इंतजार किया जाए। पास खड़े एक आदमी ने कहा, भाइयों, मैंने साफ देखा। वह जो गिरोह अंदर गया, वे 4 शिकार ले जा रहे थे। कुल 15 लोग थे और उनमें से केवल 2 ही धनुष और तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी संख्या के साथ हम उन्हें आसानी से निपटा सकते हैं। हम, गंजे आदमी ने सिर हिलाया, तो हम उनके बाहर आने का इंतजार करेंगे। सब्र रखो, कम से कम 1 या 2 किलोमीटर चलने दो। समझ गए बड़े भाई? ये काम हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। बाकी सब हंस पड़े। जंगली भैंसों पर सवार होकर वे तेज हवा की तरह आ और जा सकते थे, लेकिन अगर वे बहुत लापरवाह हुए तो एक ही पल में साफ हो सकते थे। 4 मृग, उनकी कीमत 3 से 4 हजार रुपये होगी, है ना? हाँ, हम उन्हें बहुत सारे अच्छे सामानों के लिए बदल सकते हैं। 666। शिकार पर जाना जानलेवा होता है, और एक छोटी सी गलती तुम्हें एक भयंकर जानवर से जान गंवा सकती है। मारना और लूटना कितना आसान है। और तेज, हाँ तेज। भीड़ एक बार फिर हंसी से गूंज उठी। सौभाग्यगढ़ हथियार की दुकान सभी प्रकार के हथियार बेचती है। शानदार गुणवत्ता और सस्ते दाम। विभिन्न भयंकर जानवर की सामग्री भी खरीदते हैं। मध्यम स्तर के भयंकर जानवर की सामग्री के लिए ऊंचे दाम, उच्च स्तर के भयंकर जानवरों के दाम पर अलग से बातचीत की जा सकती है। पार्थ ने दुकान के सामने लगे बोर्ड को देखा और सोचा कि दुकान का नाम सीधा और साफ है। अंदर देखते हुए उसने लगभग 100 वर्ग मीटर की जगह देखी, जो बेहद विशाल थी, जिसमें विभिन्न ठंडे हथियार प्रदर्शित थे। अंदर लोग भाग दौड़ कर रहे थे, जिससे वहां काफी चहल पहल थी। जिस बात ने उसे हैरान किया वह ये थी कि उसे कोई सशस्त्र गार्ड नहीं दिखा। लेकिन सोचने पर वह समझ गया, यहाँ परेशानी पैदा करने वाला कोई भी पागल ही होगा। क्या आप भयंकर जानवर की सामग्री बेचने आए हैं? एक अच्छी तरह से कपड़े पहने खूबसूरत महिला पास आई और उत्सुकता से पूछा। हाँ, गुरदीप ने सिर हिलाया। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए, महिला ने कहा और फिर साइड की ओर चलने लगी। समूह ने उसका पीछा किया। ये प्रक्रिया से गुजरना उनका पहला मौका नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक विशाल आंगन में मुड़े, जो लोगों से भरा था और मोलभाव की गूंज थी। पुरुषों का एक समूह चलकर आया। नेतृत्व करने वाले का ढांचा चौड़ा था और उसने रूखेपन से बात की, क्या आप ये सभी मृग बेच रहे हैं? जी जनाब, क्या मैं दाम पूछ सकता हूँ? गुरदीप ने मुस्कुराते हुए पूछा। मृग एक निम्न स्तर का भयंकर जानवर है। इसका मांस खास तौर पर अच्छा नहीं है, पर बुरा भी नहीं है। 3 रुपये प्रति किलो। क्या? गौरव अलग पात्र ने मुंह खोलकर पूछा। कुछ समय पहले तक ये 3.5 रुपये प्रति किलो नहीं था क्या? उस आदमी ने उसकी ओर देखा। तुमने सही कहा, वह पहले था। दाम अब अलग हैं। बेच रहे हो या नहीं? समूह ने एक दूसरे की ओर देखा, थोड़ा लाचार। इतना बड़ा सौभाग्यगढ़, लेकिन यह एकमात्र जगह थी जो भयंकर जानवर की सामग्री खरीदती थी। अगर वे यहाँ नहीं बेचते तो क्या उन्हें दूसरी जगहों की यात्रा करनी पड़ेगी? ये व्यवहारिक नहीं था। बेचते हैं, बेचते हैं। 3 रुपये तो 3 रुपये। गुरदीप ने माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा। अगर तुम पहले कह देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तुम लोग मेरे साथ आओ। उस आदमी ने शिकार उठाने वाले लोगों की ओर इशारा किया। ये सच में कठोर है। उन्हें जाते देख गगन ने बुदबुदाया। हाँ, पार्थ ने लाचारी से सिर हिलाया। उसी पल प्रवेश द्वार से एक हलचल हुई। पुरुषों का एक समूह एक छोटे ट्रक के आकार के एक जंगली सुअर को अंदर ला रहा था। जंगली सुअर पूरी तरह से काला था। उसके बाल सुई जैसे थे, सीधे खड़े थे, जिसमें 2 वयस्क बांस जितने लंबे दांत चमक रहे थे। उसके माथे पर 2 बड़े छेद थे, जो हड्डी तक गहरे थे, स्पष्ट रूप से घातक घाव थे। ऐसा लग रहा था कि उसे गोली मारी गई थी और घावों के चारों ओर का खून सूख चुका था। ध्यान से, दांत टूटने ना पाएं। अगर ऐसा हुआ तो तुम खुद को बेचकर भी उनका खर्चा नहीं उठा पाओगे। बोलने वाला एक स्नाइपर राइफल को एक हाथ में पकड़े हुए 20 की उम्र का एक गंजे बालों वाला आदमी था, जिसके मुंह में सिगरेट थी और उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जिससे वह एक भयंकर आभा दे रहा था। यो, मास्टर लू आ गए। मास्टर लू अविश्वसनीय हैं, इतने बड़े शाही का शिकार करने में कामयाब रहे। प्रभावशाली। इस तरफ, मास्टर लू। चिंता न करें, हम इस शाही के लिए आपको सबसे अच्छा दाम देंगे। कुछ पुरुषों ने उत्साह से उसका अंदर स्वागत किया। ये कौन है? पास खड़े किसी ने उत्सुकता से पूछा। तुम उसे नहीं जानते? क्या तुमने गढ़ में तूफान मार्शल आर्ट्स हॉल के बारे में सुना है? जरूर, मैंने सुना है।
मैंने सुना है कि हॉल का मास्टर एक प्रवेश बल का मार्शल आर्टिस्ट है जो एक मुक्के से एक मध्यम स्तर के भयंकर जानवर को मार सकता है। वह सही है। ये युवा उस तूफान मार्शल आर्ट्स हॉल का दूसरा शिष्य है। उसने 20 की उम्र में मांसपेशी परिष्करण क्षेत्र हासिल कर लिया। जहां हम मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों से बचते हैं, वहीं वह एक स्नाइपर राइफल के साथ उन पर सीधा हमला करता है। भयंकर है। उसी पल आसपास की भीड़ से एक सामूहिक आह की आवाज आई। अच! गगन थोड़ा तिरस्कार से हंसा। एक स्नाइपर राइफल से मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों को गोली मारना, वह भी ऐसा कर सकता था। इसमें गर्व करने वाली क्या बात थी? दिलचस्प। पार्थ ने एक उत्सुक अभिव्यक्ति दिखाई। एक मार्शल आर्टिस्ट की गति के साथ आग्नेयास्त्रों की शक्ति का संयोजन वास्तव में एक अच्छा मेल था, लेकिन उनके लिए यह तरीका अव्यावहारिक था। सबसे पहले, आग्नेयास्त्र महंगे थे और दूसरा, वे केवल सौभाग्यगढ़ के भीतर ही बेचे जाते थे। बाहरी लोगों को उन्हें खरीदने का कोई अधिकार नहीं था, केवल ठंडे हथियार ही खरीद सकते थे। यह एक पहलू था जिसने सौभाग्यगढ़ की प्रतिस्पर्धा को उजागर किया। इस समय गुरदीप अपने आदमियों के साथ चलकर आया और वे देख सकते थे कि सबकी आंखें खुशी से भरी थीं। छोटू पार्थ। गुरदीप पार्थ के पास आया और फुसफुसाया। 4 शिकार कुल 1020 किलो के थे। 3 रुपये प्रति किलो की दर से ये 3060 रुपये होते हैं। इसका आधा, 1530 रुपये तुम्हारा है। फिर उसने अपनी जेब से नकद का एक बंडल निकाला और उसे थमा दिया। बाकी सब उन्हें घेर लिया, लेन देन को दर्शकों से छिपा रहे थे। जगह वास्तव में भीड़भाड़ वाली थी, लेकिन बाहर और भी अफरातफरी थी। पार्थ ने रंग बिरंगे नकद को देखा, पल भर के लिए हैरान रह गया। क्या यह नई मुद्रा है? उनमें से अधिकांश जामुनी नोट थे जिनकी कीमत 100 रुपये थी, और 2 या 3 हल्के नीले रंग के नोट थे जिनकी कीमत 10 रुपये थी। सबने पार्थ को हैरानी से घूरते देखा और सोचा कि वह शर्मिंदा है। उसे बार बार उकसाया। छोटू पार्थ, इन्हें ले लो, ये तुम्हारे लायक हैं। हाँ, अगर तुम नहीं होते तो हम बहुत पहले ही भूखे मर गए होते। ईमानदारी से कहूं तो ये सारा पैसा तुम्हारा होना चाहिए था। हम तो बस तुम्हारे योगदान से फायदा उठा रहे हैं। इसकी तुलना में उनमें से हर एक को कड़ी मेहनत के प्रतीक के रूप में केवल 10 रुपये से ज्यादा ही मिल सकता था। लेकिन फिर भी हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर थे। पहले उन्हें पैसे के लिए कीमती चीजों का व्यापार करना पड़ता था और मुश्किल से ही खाना जुटा पाते थे। गगन ने मुश्किल से घूंट निगला 1500 रुपये। उसने इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। पार्थ ने सिर हिलाया, पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये वही था जिसके वह हकदार था। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह हथियार की दुकान देखने की योजना बना रहा था। शायद कुछ पसंद का खरीद ले, या अपने कौशल को और बढ़ाने के लिए कुछ मार्शल आर्ट्स की गुप्त किताबें खरीद ले। गुरदीप ने सबकी ओर देखा और सलाह दी, आगे, हम सबको बाजार में अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए 1 घंटा देंगे, लेकिन सावधान रहना, भीड़ में जेब कतरे हो सकते हैं। हम 1 घंटे में अनाज की दुकान के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। समझ गए? गौरव अलग पात्र, गौरव मूल गुजियांगहाई और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वे अनुभवी साहसी थे और इन सावधानियों को अच्छी तरह जानते थे। जल्द ही पार्थ और उसके पिता अरुण, गौरव मूल गुजियांगहाई और गगन ही मौके पर बचे थे। पार्थ के इरादे को समझते हुए वे बाहर की हथियार की दुकान की ओर एक साथ चले। ये पहले वाली वही महिला थी। उन्हें आते देख उसने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। भाइयों, आप क्या खरीदना चाह रहे हैं? मैं तुम्हारे धनुष देखना चाहता हूँ, पार्थ ने जवाब दिया। पार्थ की आवाज सुनकर महिला ने उसकी पीठ पर रखे धनुष को देखा। उसकी आंखों में हैरानी का भाव था। उसकी आवाज से निर्णय लेते हुए उसके सामने नकाबपोश आदमी जवान लग रहा था, फिर भी जो धनुष उसने उठाया हुआ था। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए। महिला जल्दी से संभली और रास्ता दिखाते हुए परिचय दिया। भाइयों, मेरा नाम जुयान है, आप मुझे छोटी जू कह सकते हैं। अगर आप धनुष की तलाश में हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। कुछ दिन पहले ही हमें अनशन शहर से धनुष और तीरों का एक बैच मिला है। सच में, ये तो काफी संयोग है। अरुण दिल खोलकर हंसा। जुयान उन्हें उत्तर पूर्व कोने में ले गई, जहां दीवारों को विभिन्न लंबे धनुषों से सजाया गया था, जो बांह की लंबाई से लेकर 1 मीटर से अधिक लंबे थे, जिससे सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। आपके तीर बहुत महंगे हैं, क्या वे सस्ते हो सकते हैं? एक आदमी की आवाज बगल से आई। भाइयों, हमें वास्तव में अफसोस है। दूसरी अच्छी तरह से कपड़े पहने महिला असहज होकर मुस्कुराई, लेकिन विनम्रता से। हमारे कवच भेदी तीर असली हैं और दाम पर बातचीत नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें 200 रुपये प्रति पीस पर बेचना सच में बहुत महंगा है। क्या आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? धनुष और तीर लिए आदमी ने विनती की। हाँ सुंदर जी, हम आपके नियमित ग्राहक रहे हैं। क्या आप हमें वफादारी के तौर पर छूट नहीं दे सकती? हम 2 खरीद रहे हैं, क्या आप उन्हें सस्ता बेच सकती हैं? आदमी के साथियों ने सहयोग किया। महिला ने लाचारी से सिर हिलाया। अंततः वह सिर्फ एक कर्मचारी थी और उसे मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा सौभाग्यगढ़ 10 मील के भीतर एकमात्र जगह थी जो कवच भेदी तीर बेचती थी। सीधे शब्दों में कहें, अगर आप चाहते हैं तो खरीद लें या छोड़ दें। आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा और दांत पीसे आखिरकार 2 खरीदकर बिल चुकाने चले गए। पार्थ ने अपनी नजर जुयान की ओर मोड़ दी और पूछा, मैंने उन्हें पहले कवच भेदी तीरों के बारे में कुछ कहते सुना था। जुयान की आंखें चमक उठी, जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, कृपया मेरे पीछे आइए। वह उस जगह पर गई जहां आदमी पहले रुके थे। दीवार पर टंगे एक तरकश से 1 मीटर से ज्यादा लंबा तीर निकाला। क्या ये कवच भेदी तीर है? पार्थ ने सहजता से पूछा। कवच भेदी तीर बेहद पतला था। तीर का सिरा एक छेनी की तरह तेज था, जिससे एक ठंडी आभा निकल रही थी। गुरदीप और अन्य इसे पहली बार देख रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी थीं। जुयान मुस्कुराई। भाइयों, इस कवच भेदी तीर को कम मत आंकना। इसका तीर का सिरा देखिए, ये प्रथम श्रेणी के मूल मिश्र धातु से बना है।
प्रथम श्रेणी का मूल मिश्र धातु। गगन धीरे से चिल्लाया। पार्थ उलझन में था। मूल मिश्र धातु और प्रथम श्रेणी, लगता है ये भाई गुणवत्ता जानता है। जुयान ने तरकश को नीचे रखा और बगल से एक स्टील की प्लेट ली। यह आधा सेंटीमीटर मोटी स्टील की प्लेट है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसे जांच सकते हैं। अरुण ने दूसरों की ओर देखा, हाथ बढ़ाया, प्लेट को जांचा और सिर हिलाया। ये सच में स्टील है। जुयान ने एक कवच भेदी तीर उठाया और उसे स्टील की प्लेट पर रगड़ा। तुरंत एक गहरी नाली छोड़ दी। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मेरी ताकत से मैं इतना कर सकती हूँ। अगर आप कोशिश करें तो आप स्टील की प्लेट को आधा काट सकते हैं। उसने कहा, मुझे कोशिश करने दो। पार्थ ने स्टील की प्लेट ली, कवच भेदी तीर पकड़ा और बल लगाया। तीर का सिरा धीरे धीरे अंदर घुसा, फिर एक धक्का दिया, प्लेट को छेद दिया। अविश्वसनीय। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर वह मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों के खिलाफ ऐसे कवच भेदी तीरों का इस्तेमाल करता है तो क्या शक्ति और भी मजबूत नहीं होगी। प्रभावशाली। क्या ये कवच भेदी तीर है? अगर एक लोहे के कवच वाले गैंडे को ऐसा तीर लगे तो शायद उसके पास कोई मौका नहीं होगा, है ना? ठीक है। जुयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये कवच भेदी तीर वास्तव में एक मध्यवर्ती कवच भेदी तीर है जिसे विशेष रूप से मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि लोहे के कवच वाला गैंडा भी 100 किलो के बड़े हुए धनुष के साथ 100 मीटर के भीतर मारा जा सकता है। उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके लिए लोहे के कवच वाला गैंडा एक भगवान की तरह था। आमतौर पर वे इससे दूर से ही बचते थे। मैंने सुना कि वे लोग कह रहे थे कि कवच भेदी तीर काफी महंगे हैं। पार्थ ने पूछा। हाँ, 200 रुपये प्रति पीस। लेकिन यकीन मानिए, ये दाम के लायक हैं। जुयान ने जल्दी से कहा, उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। 200 रुपये प्रति पीस। गुरदीप ने सांस ली। अगर उसे सही याद है तो 100 किलो वजन वाले एक धनुष की कीमत केवल 100 रुपये थी। तो एक अकेला तीर 2 धनुषों से ज्यादा कीमत का था। मैं 3 खरीदूंगा। थोड़े संकोच के बाद पार्थ ने अपना फैसला सुनाया। पैसा खर्च करने के लिए ही तो है आखिरकार। इन कवच भेदी तीरों के साथ अगर एक लोहे के कवच वाला गैंडा दिखाई दिया तो वह 200 मीटर के भीतर उसे आत्मविश्वास से मार सकता था। जहां तक अन्य मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों की बात है, वे समस्या नहीं होंगे। गुरदीप और अन्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे पहले, पैसा पार्थ का था, वह इसे जैसे चाहे खर्च कर सकता था। दूसरा, कवच भेदी तीर वास्तव में प्रभावशाली थे। हालांकि महंगे थे, वे खरीदने लायक थे। ठीक है, धन्यवाद मालिक। जुयान ने कई बार झुककर प्रणाम किया। 3 कवच भेदी तीर 600 रुपये, वह एक काफी कमीशन कमा सकती थी। ये सोचकर उसने पूछा, मालिक, हमें भारी तीरों का भी एक बैच मिला है। क्या आप एक नजर डालना चाहेंगे? भारी तीर। पार्थ की दिलचस्पी जगी। मुझे देखने दो। जल्द ही पार्थ ने उन भारी तीरों को देखा जिनका जिक्र महिला ने किया था। ये भारी तीर आकार में अलग थे, लेकिन अपवाद के बिना तीर के सिरे विशाल और भारी थे। सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण वाले का तीर का सिरा 2 या 3 वयस्क मुट्ठी को एक साथ रखने जितना बड़ा था। क्या इन भारी तीरों के तीर के सिरे प्रथम श्रेणी के मूल मिश्र धातु से बने हैं? पार्थ ने पूछा। निश्चित रूप से नहीं, जुयान ने एक असहज मुस्कान के साथ जवाब दिया। वे साधारण धातु से बने हैं। आपकी पीठ पर रखा धनुष, जिसकी खिंचाव क्षमता लगभग 200 किलो है, इन भारी तीरों को महान शक्ति और गति के साथ निशाना बना सकता है। वे मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों के खिलाफ बहुत प्रभावी हैं, लेकिन नुकसान यह है कि उनकी सीमा छोटी है। पार्थ थोड़ा झुंझलाया। उन शक्तिशाली मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों के लिए उनका रक्षा तंत्र बहुत ऊंचा होता है। कवच भेदी तीर सबसे उपयुक्त हथियार होंगे। जबकि भारी तीर शक्तिशाली होते हैं, उनकी कवच भेदी क्षमता कमजोर होती है। क्या वे इंसानों के खिलाफ अच्छी तरह से काम करेंगे? ये सोच अचानक उसके दिमाग में आई। ठीक है, उसने तुरंत उस गंजे आदमी को याद किया जिसका जिक्र मेघा ने किया था। इस आदमी में एक मजबूत रक्षात्मक क्षमता थी जो उसके 2 तीरों को 3 से 400 मीटर की दूरी से रोकने में सक्षम था। जैसा कि कहा जाता है, एक मजबूत क्रॉसबो भी अपनी सीमा के अंत में रेशम को नहीं भेज सकता। 3 से 400 मीटर की दूरी से यात्रा करने वाले तीर निश्चित रूप से धीमे हो जाएंगे। अगर दूरी 200 मीटर के भीतर थी तो उसे संदेह था कि विपक्षी एक तीर को रोक सकता था, दूसरे और तीसरे की तो बात ही छोड़ो। लेकिन क्या होगा अगर उसने भारी तीरों का इस्तेमाल किया? अगर विपक्षी उन्हें नहीं रोक सका तो वह जरूर मर जाएगा। भले ही वह उन्हें रोक सका, क्या वह उन सबको रोक सकता था? ये भारी तीर प्रति पीस कितने के हैं? उसने पूछा। जुयान का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने बीच वाले की ओर इशारा किया। ये वाला पूरी तरह से स्टील से बना है, जिसका वजन 400 ग्राम से ज्यादा है, और यह आपकी पीठ पर रखे धनुष से पूरी तरह से मेल खाता है। 50 रुपये प्रति पीस। 50। गौरव मूल गू जियांगहाई खुद को बीच में टोकने से रोक नहीं पाया। क्या ये थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं है? एक तरफ अरुण और अन्य ने जोर से सिर हिलाया। ये थोड़ा से ज्यादा महंगा है, उन्होंने सोचा। बड़े भाई, ये भारी तीर शुरुआत से ही सस्ते नहीं हैं। केवल अनशन शहर ही उन्हें बेचता है और हमने उन्हें ऊंचे दाम पर खरीदा है, जुयान ने दुख से समझाया। मैं 3 लूंगा, पार्थ ने जवाब दिया, अपने बटुए में थोड़ा सा दर्द महसूस करते हुए। पलक झपकते ही उसके 1500 रुपये का आधा चला गया था। उसके पास केवल 7 या 800 रुपये बचे थे। हालांकि वह जानता था कि उसे जल्द ही उन दोनों तरह के तीरों की जरूरत पड़ेगी जो उसने अभी खरीदे थे। कोई बात नहीं, जब तक मैं एक मध्यम स्तर के भयंकर जानवर का शिकार कर सकता हूं, मैं खर्च किए गए पैसे वापस कमा लूंगा, उसने खुद को सांत्वना दी। ठीक है मालिक, जुयान ने खुशी से जवाब दिया। मालिक, मैंने सुना कि आप शुरुआत में एक धनुष की तलाश में थे। आप किस तरह का धनुष चाह रहे हैं? 300 किलो, 400 किलो, हमारे पास उच्च खिंचाव वजन वाले भी हैं। ओह, पार्थ ने पूछा, यहाँ आपके पास धनुषों का सबसे ज्यादा खिंचाव वजन क्या है?
वर्तमान में हमारे स्टोर में सबसे ज़्यादा 500 किलो है, लेकिन अगर आप उच्च खिंचाव वजन वाला चाहते हैं तो आप एक ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि हम गारंटी नहीं दे सकते कि यह कब तैयार होगा, जुयान ने समझाया। पार्थ थोड़ा झुंझलाया। यहाँ स्थिति है, जुयान ने जल्दी से समझाया। 300 किलो से ऊपर की खिंचाव क्षमता वाले धनुष बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उन खिंचाव वजनों के लिए उपयुक्त धनुष की डोरी के लिए सामग्री ढूंढना मुश्किल होता है। इनमें से अधिकांश सामग्री केवल मध्यम से उच्च स्तर के भयंकर जानवरों से प्राप्त की जा सकती है। मध्यम स्तर के भयंकर जानवर संभालने लायक हैं, लेकिन उच्च स्तर के भयंकर जानवर एक अलग कहानी है। ईमानदारी से, भले ही मैं गढ़ के अंदर रहती हूँ, मैं चिंतित हो जाती हूँ और कई दिनों तक सो नहीं पाती, बस आसपास के उच्च स्तर के भयंकर जानवरों के बारे में सुनकर। इसलिए 500 किलो से ऊपर की खिंचाव क्षमता वाले धनुष और भी ज्यादा कीमती होते हैं। मैं समझा। पार्थ ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि 300 से 500 किलो की खिंचाव क्षमता वाले धनुषों को मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों की सामग्री की जरूरत होती है, जबकि 500 किलो से अधिक के धनुषों को उच्च स्तर के भयंकर जानवरों की सामग्री चाहिए। विशिष्ट कीमत क्या है? उसकी पीठ पर रखा 200 किलो का धनुष या यहाँ तक कि एक 300 किलो का धनुष उसके लिए देर सवेरा प्रचलित हो जाएगा। जोयागढ़ से मुकाबला करने के लिए उसे कम से कम एक 500 किलो का धनुष खींचने की ताकत की जरूरत होगी। एक 100 किलो का धनुष 100 रुपये का है, एक 200 किलो का धनुष 200 रुपये का है, एक 300 किलो का धनुष 300 रुपये का है, एक 400 किलो का धनुष 800 रुपये का है और एक 500 किलो का धनुष 2000 रुपये का है, जुयान ने जवाब दिया, पार्थ की ओर देखते हुए। जहां तक 500 किलो से ऊपर के धनुषों की बात है, शुरुआती कीमत कम से कम 5000 रुपये है, और क्या आप एक खरीद सकते हैं ये भी किस्मत पर निर्भर करता है। पार्थ हैरान था। ये उच्च स्तर के भयंकर जानवर वास्तव में मूल्यवान हैं। केवल उनकी नसों का इस्तेमाल एक धनुष बनाने के लिए किया जा सकता है, जो हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजारों रुपये में बिक सकता है। एक अकेले भयंकर जानवर का इस्तेमाल कई धनुष बनाने के लिए किया जा सकता है ना? और यह अन्य सामग्रियों की तो गिनती भी नहीं है। 300 किलो से कम की खिंचाव क्षमता वाले धनुष पहले तो काफी महंगे लगे, लेकिन दूसरों की तुलना में वे पत्ता गोभी जितने सस्ते हैं। वह खुद को गांव में 300 किलो के धनुष को याद करने से रोक नहीं पाया। जब विश्वजीत चाचा चले गए तो उस धनुष को बेचना मुश्किल समय के दौरान एक आखिरी उपाय होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से ज्यादा पैसा नहीं लाएगा। यहाँ के खरीदार दयालु हुए तो 100 रुपये में बेचना भी खुशकिस्मती होगी। जुयान ने पार्थ की ओर उम्मीद से देखा। मालिक, आप किस खिंचाव वजन का धनुष खरीदना चाहेंगे? गुरदीप और अन्य ने पार्थ की ओर देखा। गांव में एक 300 किलो का धनुष था, इसलिए अगर पार्थ एक खरीदना चाहता था तो उसे 400 किलो या 500 किलो का होना चाहिए। हालांकि पार्थ के पास शायद ज्यादा पैसा नहीं बचा होगा। ये सोचकर गुरदीप ने दांत पीसे और कहा, छोटू पार्थ, 400 किलो का धनुष पहले क्यों नहीं लेते? वह कुछ पैसे मिला सकता था, लेकिन 500 किलो का धनुष खरीदने से खाने या नमक के लिए पैसा नहीं बचेगा। पार्थ ने अपने पिता की ओर देखा, थोड़ा खांसा और कहा, चलो अगली बार के लिए इंतजार करते हैं। अरुण और अन्य ने राहत की सांस ली। ठीक है मालिक। जुयान समझदारी से मुस्कुराई, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। मालिक, मैंने देखा कि आपने कवच भेदी तीर खरीदे। क्या आप मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार करने की योजना बना रहे हैं? एक छुरा भी क्यों नहीं लेते? हमारे छुरे भी मूल मिश्र धातु से बने हैं, जिससे मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों को काटना आसान हो जाता है। साधारण चाकू जल्दी कुंद और खराब हो जाएंगे। पार्थ को उसका तर्क सही लगा। कितने का है? सबसे छोटा वाला 300 रुपये का है, लेकिन वह केवल 10 सेंटीमीटर लंबा है। ब्लेड प्रथम श्रेणी के मूल मिश्र धातु से बना है। एक बेहतर वाला 600 रुपये का है और वह लगभग हथेली के आकार का है, जिसका एक तिहाई प्रथम श्रेणी के मूल मिश्र धातु से बना है। इससे भी बेहतर वाले 1000 रुपये से ज्यादा के हैं, आकार में समान लेकिन लगभग पूरी तरह से मूल मिश्र धातु से बने हैं, जिससे वे बहुत टिकाऊ होते हैं, जुयान ने समझाया। मैं 600 रुपये वाला लूंगा। पार्थ ने आह भरी। उसका स्पष्टीकरण समझ में आया। सामान्य चाकू मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों के खिलाफ प्रभावी नहीं होंगे और छुरा आत्मरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इस फैसले ने उसे अपने मूल 1500 रुपये में से 200 रुपये से कम के साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, जब तक मैं एक मध्यम स्तर के भयंकर जानवर का शिकार कर सकता हूँ, मैं खर्च किया गया पैसा वापस कमा लूंगा। उसने खुद को सांत्वना दी। ठीक है मालिक, जुयान ने खुशी से जवाब दिया। मालिक, मैंने देखा कि आप बंदूक का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप अपनी बंदूक के सिर को एक मिश्र धातु वाले से बदलने पर विचार करेंगे? नहीं, ठीक है। दरअसल हमारे पास मिश्र धातु की लड़ाई वाली तलवारों का भी एक नया बैच है। ओह, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मालिक, आपका फिर से स्वागत है। जुयान ने अनिच्छा से पार्थ और उसके समूह को दुकान से जाते देखा। सड़क पर भीड़भाड़ वाले भीड़ के बीच समूह का माहौल काफी गंभीर था। थोड़ी देर बाद अरुण ने दांत पीसे और कहा, यह हास्यास्पद रूप से महंगा है। हाँ, पैसा खर्च करना लूटने से तेज लगता है। गौरव मूल गुजियांगहाइड ने एक गहरी सांस ली। गगन ने पार्थ की ओर देखा, सोचते हुए कि उसके खर्च करने की गति उसकी कमाने की गति से कम नहीं थी। पार्थ मुस्कुराया और कहा, महंगा है हाँ, लेकिन ये खर्च किया गया पैसा अच्छी तरह से लगाया गया है। ये सच है। दूसरों ने सिर हिलाया। अचानक अरुण को कुछ याद आया। छोटू पार्थ, तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम खेती की तकनीकें बेचने वाले बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए पुराने सामान के बाजार जाना चाहते हो? खेती की तकनीकें बेचने वाला बूढ़ा आदमी। गौरव मूल गुजियांगहाई और उसके बेटे ने एक दूसरे की ओर देखा, थोड़ा परिचित लेकिन अस्पष्ट महसूस कर रहे थे। हाँ, पार्थ हंसा, मैं वहां जाने की योजना बना रहा था। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, अरुण ने आगे बढ़ते हुए कहा। कुछ लोग सड़क पर चल रहे थे। दूर से ही उन्होंने देखा कि दोनों किनारों पर कई स्टॉल लगे हुए हैं, जहां तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं।
देखो देखो, पुरानी किताबें और अखबार मनोरंजन के लिए खरीदो और पढ़ने के बाद तुम इन्हें टॉयलेट पेपर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सचमुच एक अच्छा सौदा। किसी को शीशा चाहिए, कंघी, टूथब्रश, तौलिए सब सस्ते में बिक रहे हैं। त्वचा की देखभाल के उत्पाद, किसी को त्वचा की देखभाल के उत्पाद चाहिए। साबुन, शैम्पू भी हैं। कोई गो सेट, शतरंज सेट खरीद रहा है। पॉकेट चाकू के बारे में क्या ख्याल है? अधिकांश स्टॉलों के सामने बहुत कम लोग थे। कभी कभार कोई कीमत पूछता और फिर सिर हिलाकर चला जाता। ये छोटे मोटे सामान, सबसे कम कीमत कम से कम ₹1 थी। ₹1 में 1 किलो साधारण चावल मिल सकता था, जो राशन किया जाए तो 3 लोगों के परिवार को 2 दिन खिलाने के लिए काफी था। इसकी तुलना में प्रवेश द्वार पर लगे स्टॉल भीड़ से घिरे थे। जैसे ही पार्थ करीब आया, उसे पता चला कि ये सभी लोग मांस खरीदने के लिए थे। एक तरफ खड़े होकर अरुण ने समझाया, ये लोग सौभाग्यगढ़ या आसपास के गांवों से हैं, मांस बेचने के लिए स्टॉल लगा रहे हैं। उन लोगों को सीधे बेचने की तुलना में कीमत बहुत अधिक है जो खूंखार जानवरों के सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। हाँ, वरना हम वापस ले जाने के लिए और अनाज का विनिमय कर सकते थे। गुलदीप के स्वर में पछतावा था। हर चीज के अपने फायदे हैं। पार्थ मुस्कुराया। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, मत चूकना, उच्च स्तरीय साधना तकनीक की किताबों पर बड़ी सेल। मूल रूप से सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों में कीमत, अब सब ₹10 में। चुनो और लो, सब ₹10 में। ₹10 में गलत नहीं हो सकता, निश्चित रूप से पैसे के लायक। सब ₹10 में। उन्होंने देखा कि एक छोटा पतला बूढ़ा आदमी अपने सामने से गुजरने वालों को जोर शोर से बेच रहा था। हालांकि गुजरने वालों ने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। बूढ़ा आदमी कुछ बुदबुदाया, फिर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वह ये है, अरुण ने आदमी की ओर इशारा किया और पार्थ से कहा। पार्थ का दिल उठा। असल में उसने अरुण के याद दिलाने से पहले ही उसे देख लिया था। डैड, अरुण अंकल, मैं जाकर एक नजर डालता हूँ। गगन ने ये सुनकर हैरान होने का भाव दिखाया। वह बूढ़ा आदमी, क्या वह ठग नहीं है? पार्थ क्या कर रहा है? खुद को ठगे जाने के लिए तैयार कर रहा है। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। गुलदीप थोड़ा चिंतित था। उनमें से कुछ लोग आगे बढ़े। बूढ़े आदमी ने किसी को पास आते देखकर सिर उठाया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी, क्योंकि उसने उत्साह से उनका स्वागत किया। अरे वहाँ भाइयों, तुम क्या खरीदने की तलाश में हो? मेरे पास यहाँ हर तरह की साधना तकनीकें हैं, जैसे तथागत दिव्य हथेली, नव्यांग दिव्य कौशल, वज्र विनाशी, 72 तरह की हाथापाई। पार्थ ने उसे रुकने का संकेत देते हुए हाथ हिलाया और फिर पूछा, आप इन तकनीकों को कैसे बेच रहे हैं? आह, तुम युवा हो। बूढ़ा आदमी खुशी से चमक उठा। सब ₹10 में, हर एक। अगर तुम एक बार में सब खरीद लेते हो तो मैं तुम्हें 20% छूट दे सकता हूँ। आसपास के लोगों ने ये देखकर चुपचाप सिर हिलाया। ये नए लोग यहाँ नए आए होंगे, इस बूढ़े ठग की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। पास के एक आदमी ने मदद न कर पाने पर कहा, भाइयों, तुम कहीं और देखना बेहतर है। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर गुस्सा हो गया, मानो वह दौड़कर आदमी को काट लेना चाहता हो। चेतावनी के लिए धन्यवाद, हम बस देख रहे हैं। गुलदीप मुस्कुराया और आदमी को धन्यवाद दिया। आदमी ने सिर हिलाया और चला गया। अन्य लोगों ने यह देखकर कुछ और नहीं कहा, क्योंकि पिछले सभी पीड़ितों ने भी यही कहा था। भाइयों, उस आदमी की बात मत सुनो। वह मेरी निंदा कर रहा है। मेरा माल हर पैसे के लायक है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक खरीदो और खुद देखने के लिए घर ले जाओ। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जैसे कि उसे बहुत गलत समझा गया हो। गुलदीप और अन्य लोगों ने यह सुनकर मन ही मन उपहास किया। खरीद कर घर ले जाओ और देखो। एक खरीदना मतलब ठगी के जाल में फंसना। लेकिन पार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया। एक निश्चित दृष्टिकोण से तुम वास्तव में यह नहीं कह सकते थे कि बूढ़ा आदमी गलत था। अगले ही पल उसने संकोच से पूछा, क्या हम खरीदने से पहले तकनीकों को देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बूढ़े आदमी ने संकोच नहीं किया। तुम इन 10 से अधिक तकनीकों में से किसी को भी देख सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। पार्थ तुरंत सहमत हो गया। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। वह नीचे बैठ गया और सबसे पास की तथागत दिव्य हथेली उठा ली। इससे पहले कि वह कवर खोले, बूढ़े आदमी ने उत्साह से अपनी जांघ थपथपाई। युवा आदमी, तुम्हारी पसंद अच्छी है। ये तथागत दिव्य हथेली अफवाह है कि यह स्वयं बुद्ध द्वारा मोक्ष के लिए सिखाई गई एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट है। इसकी 10 शैलियां हैं, प्रत्येक अद्वितीय प्रभावों के साथ, न केवल शक्तिशाली बल्कि अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी। क्या ऐसा है? पार्थ ने जवाब दिया जबकि उसने पढ़ने के लिए पहला पृष्ठ खोला। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके हाथ में मार्शल आर्ट मैनुअल नहीं, वास्तव में इस स्टॉल पर सभी मैनुअल, शायद 10 में से 9 नकली थे, यदि सभी नकली नहीं थे। बिल्कुल। बूढ़ा आदमी खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में तिरस्कार की एक झलक थी। यह अनुभवहीन बच्चा, भले ही असली तथागत दिव्य हथेली तुम्हारे सामने हो, तुम पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो तो आगे बढ़ो और देखो। वास्तव में, जैसा कि बूढ़े आदमी ने सोचा, पार्थ ने शब्दों को न केवल बदसूरत बल्कि स्पष्ट और पहचानना मुश्किल पाया। लेकिन अगर वह उन्हें समझ नहीं पाया तो कोई बात नहीं, क्या मायने रखता था कि सिस्टम उन्हें रिकॉर्ड कर सकता था। ये सोचते हुए उसने कौशल बार को देखा, जिसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पर्याप्त पृष्ठ नहीं देख रहा हूँ? उसने पृष्ठ को स्कैन किया और उसे पलटा, जल्दी से दूसरे और तीसरे पृष्ठों को ब्राउज किया। कौशल बार में अभी भी कोई बदलाव नहीं दिखा। क्या यह नकली हो सकता है? पार्थ ने अनुमान लगाया। युवा आदमी, क्या ये काफी नहीं है? बूढ़े आदमी ने एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ कहा। बस थोड़ा और, आखिरी थोड़ा सा। पार्थ ने विनती की। हाँ, हमें थोड़ा और देखने दो। चिंता मत करो, अगर हमें ये पसंद आया तो हम निश्चित रूप से इसे खरीदेंगे। अरुण और अन्य लोगों ने साथ में कहा। ठीक है तो। बूढ़े आदमी ने दांत पीसे, नुकसान का चेहरा दिखाते हुए।
वह यहाँ आधा दिन नहीं बल्कि 2 या 3 दिन से इंतजार कर रहा था और किसी ने चारा नहीं लिया था। अब जब बड़े खर्च करने वालों का एक समूह आया है तो वह निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। पार्थ ने जल्दी से 2 और पृष्ठ देखे, लगभग आधे तक पहुंच गया, लेकिन उसके मन में कौशल बार में अभी भी कोई बदलाव नहीं दिखा। उसे लगा कि यह किताब ज्यादातर नकली है। मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं दूसरी बदल दूं। उसने तथागत दिव्य हथेली वापस रखी और उसके बगल में नव्यांग दिव्य कौशल उठा लिया। बूढ़ा आदमी हक्का बक्का रह गया। वह पार्थ को दिलासा देने वाला था कि उम्मीद न खोए, ये सुझाव देते हुए कि वह इसे धीरे धीरे अध्ययन करने के लिए खरीदे, लेकिन उस लड़के ने सीधे किताबें बदल दी, सामान्य पैटर्न से पूरी तरह से विचलित हो गया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, युवा आदमी, पहली नजर में न समझना सामान्य है। तुम जानते हो कौन तुरंत समझ सकता है? मार्शल आर्ट जीनियस। केवल मार्शल आर्ट जीनियस ही तुरंत समझ सकते हैं। हम जैसे साधारण लोगों को औसत प्रतिभा के साथ समझने के लिए उसी वाक्य को बार बार सालों तक पढ़ने की जरूरत होती है। खासकर जो नव्यांग दिव्य कौशल तुम पकड़े हुए हो, यह एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट है। इसमें महारत हासिल करने के बाद तुम्हारी आंतरिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से तेजी से पुनर्जीवित होती है। नियमित घूंसे और किक अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। यह बाहरी हमलों का बचाव और पलटाव भी कर सकता है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी और तुम सभी जहरों से प्रतिरक्षा हो। अरे युवा आदमी, तुम बहुत आगे जा रहे हो, तुमने लगभग आधा पलट दिया है। आह, क्या ऐसा है? पार्थ ने जल्दी से माफी मांगी, ईमानदारी से लग रहा था, सर, मुझे सच में माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती से बहुत करीब से देख लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया, उदार दिख रहा था। छोटे भाई, ये नव्यांग दिव्य कौशल और पिछली तथागत दिव्य हथेली दोनों ही सर्वोच्च मार्शल आर्ट हैं। अगर तुम उन्हें एक साथ खरीदते हो तो मैं तुम्हें छूट दे सकता हूँ, 9 रुपये प्रत्येक, कैसा रहेगा? लेकिन यह अभी भी बहुत गहरा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं कुछ और देखूं? पार्थ ने आंख झपकाए। वह अपने जीवन पर सवाल उठाने लगा था। क्या ये दोनों नकली हैं, या मैंने सिस्टम के समावेश सीमा को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पढ़ा है? किसी भी तरह से उसने इन सभी दर्जन भर किताबों को पढ़ने का फैसला किया। अगर कोई लाभ नहीं होता है तो वह 10 रुपये खर्च करके एक सत्यापन के लिए खरीदेगा, बस इसे परीक्षण करने के लिए। ठीक है तो, बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए संकोच किया लेकिन सिर हिलाया। जो लोग पहले आए थे उनकी तुलना में ये बच्चा अधिक ईमानदार लग रहा था। कुछ लोगों के विपरीत, जो एक वाक्य पढ़ेंगे और एक सवाल पूछेंगे, बार बार अंत में कुछ भी खरीदे बिना उसका समय बर्बाद कर रहे थे। पार्थ को एक किताब उठाते हुए, थोड़ी देर पढ़ते हुए, उसे वापस रखते हुए और दूसरी उठाते हुए देखकर चेन परिवार गढ़ के लोग जो क्रमिक रूप से पहुंचे थे, हक्का बक्का रह गए। गुरदीप, छोटा पार्थ क्या कर रहा है? क्या वह मार्शल आर्ट गुप्त मैनुअल चुन रहा है? लेकिन वह बूढ़ा आदमी केवल नकली सामान बेच रहा है ना? हाँ, बेहतर है कि उसके जाल में न फंसे। गुरदीप ने मुस्कुराकर कहा, वह जरूर चुन रहा होगा, लेकिन छोटा पार्थ को पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। हम बस देखते हैं। हम सब ने एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि वे वास्तव में कोई मदद नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी भी चुप हो गया। शुरुआत में जब पार्थ एक निश्चित किताब उठाता था तो वह उत्साह से उसका परिचय देता था, लेकिन बच्चा पढ़ने के बीच में ही उसे नीचे रख देता था। क्या ये बच्चा यहाँ मुझे परेशान करने के लिए है? उसने हल्के से भौहें चढ़ाई। तभी पार्थ का दिल अचानक तेज हो गया। मिल गया। हाँ, उसे एक असली मिला। विवरण इस प्रकार थे: छायाहीन तीव्र ब्लेड अधूरा, पूरी तरह से अनभिज्ञ 0%। संग्रह प्रगति 36%। पूर्णता आवश्यकताएं: शरीर तपाने की तीसरी परत, मूल कृपाण तकनीक स्तर 5। आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, पूरा करने में असमर्थ। ये कृपाण तकनीक अत्यंत तेज है, अक्सर प्रतिद्वंद्वी ने ब्लेड उन तक पहुंचने से पहले आपकी चाल नहीं देखी होती है, इसलिए नाम छायाहीन तीव्र ब्लेड। संयोग से उसने अभी एक कटार खरीदी थी, जबकि एक कटार न तो चाकू है और न ही तलवार। इसे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। भले ही कोई पास आ जाए और वह बंदूक का इस्तेमाल न कर सके, वह ब्लेड से अपना बचाव कर सकता था। ये सोचते हुए पार्थ बहुत खुश था, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ लोगों के बीच और भी वास्तविक मैनुअल हो सकते थे। जिस बूढ़े आदमी ने ये तकनीकें लिखी, वह जरूर जानता होगा कि क्या है। अगर बूढ़े आदमी ने कुछ भी असामान्य देखा तो पार्थ की इसे मुफ्त में पाने की योजना बर्बाद हो जाएगी। क्या इस बच्चे को एहसास हुआ कि यह तकनीक असली है? पार्थ को पता नहीं था। बूढ़े आदमी ने महसूस किया कि कुछ गलत था, लेकिन पार्थ ठीक पहले की तरह मैनुअल वापस रखा और अगला उठा लिया। अरे बच्चे, क्या तुम खरीद रहे हो या नहीं? ये देखकर कि आधे से अधिक मैनुअल बिना किसी खरीदने के इरादे के पड़े गए थे, बूढ़ा आदमी अधीर हो गया। बेशक मैं खरीदूंगा, पार्थ ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया। तुम इतनी देर से देख रहे हो और तुम्हें एक भी नहीं मिला जो तुम चाहते हो। मुझे मिला है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि बाद में कुछ और बेहतर है या नहीं। पार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बूढ़े आदमी की निगाह एक निश्चित मैनुअल पर भटक गई। अपने आप में सोच रहा था, एक है, लेकिन अगर तुम इसे देखते हो तो तुम इसे याद कर जाओगे। जब तक तुम उन सबको नहीं खरीदते, तुम कुछ भी याद नहीं करोगे। लेकिन वास्तव में वे सिर्फ अधूरे हैं। तुम 10 रुपये में क्या उम्मीद करते हो? पार्थ राहत महसूस करते हुए एक और मैनुअल पकड़ा। नाम परिचित लग रहा था, हल्का पानी तैरना, एक सामान्य सड़क मार्शल आर्ट। लेकिन अगर यह असली होता तो यह अलग होता। एक पृष्ठ पढ़ने के बाद पार्थ ने अपने मन में कौशल बार की जांच की और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। एक और असली, जल तैरना अधूरा, पूरी तरह से अनभिज्ञ 0%। संग्रह प्रगति 10%। पूर्णता आवश्यकताएं: शरीर तपाने की दूसरी परत, मूल शरीर तकनीक स्तर 3। आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, पूरा करने में असमर्थ।
मूल शरीर तकनीक, उसने खुद से फुसफुसाया। वह मूल कदम तकनीक जानता था, लेकिन मूल शरीर तकनीक क्या थी? कोई बात नहीं, यह उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। संग्रह प्रगति बढ़ाने के लिए पढ़ना जारी रखें। उसने अगले पृष्ठ को पलटा और जल्दी से स्कैन किया। उसके कौशल बार में जल तैरना की संग्रह प्रगति स्पष्ट रूप से बढ़ी। आधे रास्ते में पार्थ ने सहज रूप से मैनुअल को नीचे रखा। संग्रह प्रगति 30%। भले ही उसने इस मैनुअल को समाप्त कर दिया, वह 100% तक नहीं पहुंचेगा। जैसा कि अपेक्षित था, बूढ़ा आदमी चालाक था। उसने जल्दी से कुछ और ब्राउज किए, सभी नकली, और जल्द ही केवल 2 बचे, वज्र अविनाशी दिव्य कौशल और महान वज्र हथेली। ईमानदारी से पार्थ को पहले ही महसूस हुआ कि यात्रा सार्थक थी। 2 मार्शल आर्ट मैनुअल, और दोनों उसे मुफ्त में मिले। लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उम्मीद की कि आखिरी 2 में से एक असली था। जरा उन नामों को देखो, वे शानदार लग रहे थे। छोटे भाई, क्या ये काफी नहीं है? इस समय एक हाथ ने उसे रोका। बूढ़े आदमी की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसका स्वर अप्रसन्न था। तुमने पहले ही इतने सारे देख लिए हैं, जरूर तुम्हें अपनी पसंद का एक मिल गया होगा। अगर नहीं, तो ये आखिरी 2 ज्यादा फर्क नहीं करेंगे। अरे, इस बूढ़े आदमी को अब गुस्सा आ गया है। गौरव हंसा। अतीत में बूढ़े आदमी का हमेशा एक खुशमिजाज व्यवहार होता था। हालांकि वह लोगों को उनके पीठ पीछे कोसता था, इस तरह गुस्सा दिखाना पहली बार था। खैर, ये सामान्य है ना? हाँ, काफी सामान्य। अरुण और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। जो छोटा पार्थ ने किया, बस देखना बिना खरीदे। अगर वे बूढ़े आदमी होते तो उन्हें भी चिढ़ होती। पार्थ चौंक गया। बूढ़े आदमी के साथ आंखें मिलाई, एक अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा था। क्या चल रहा है? क्या हो सकता है कि इन आखिरी 2 मैनुअल में वास्तविक सामग्री हो? बेशक, बूढ़ा आदमी हावी होने का नाटक भी कर सकता था। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराया। सर, केवल 2 बचे हैं। मुझे उन्हें देखने दें। मैं वादा करता हूं कि मैं खरीदूंगा। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, पहले खरीदो फिर बात करो। पहले देखो फिर खरीदो। पहले खरीदो फिर देखो। नहीं खरीदना मतलब नहीं देखना। नहीं देखना, सच में नहीं देखना, सच में नहीं। बूढ़े आदमी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसे शक था कि बच्चे को किसी ने उसे परेशान करने के लिए भेजा था। अगर वह एक विशेषज्ञ होता तो उसने पहले ही 2 सच्चे मैनुअल को पहचान लिया होता। वातावरण अचानक जम गया। सौभाग्य से पीछे से मदद जल्दी आ गई। छोटा पार्थ, अगर वह हमें देखने नहीं देता है तो ऐसा ही हो। किसे परवाह है? गौरव ने ताना मारा। इस बूढ़े ठग को यहाँ कौन नहीं जानता उसके बारे में? बिल्कुल। क्या तथागत दिव्य हथेली, नव्यांग दिव्य कौशल, क्या वह वास्तव में सोचता है कि उपन्यासों की चीजें असली हैं? खरीदने का जिक्र भी मत करो। अगर यह मुफ्त में भी होता तो हम नहीं लेते। बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली। आंखें होने के बावजूद दृष्टि नहीं रखने वाले मूर्खों का एक समूह। क्या? बूढ़े आदमी, तुमने अभी क्या कहा? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। हर कोई एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर उन्होंने एक एक करके प्रतिक्रिया दी। गुस्से में आ गए। फिर से कहने में क्या समस्या है? बूढ़े आदमी ने आत्मसंतुष्टि से कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम? हर किसी को अचानक एहसास हुआ कि वे इस आदमी के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। उसे मारने का जिक्र भी मत करो। अगर उन्होंने उसे छुआ भी तो वह जमीन पर लेट जाएगा और 100 रुपये से कम में उठेगा नहीं। आह, ठीक है। इस समय एक आह सुनी गई। किसी तरह पार्थ के हाथ में 200 रुपये के नोट आ गए थे। बूढ़े आदमी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसकी लार लगभग उसके मुंह से टपक रही थी। पहले के दर्जन भर किताबें, हालांकि मैं उन्हें समझ नहीं पाया, प्रभावशाली लगीं। मैंने सोचा, जब मैं बाकी को खत्म कर दूंगा तो मैं उन सबको खरीद लूंगा और उन्हें समझने के लिए अपना समय लूंगा। लेकिन पार्थ ने बूढ़े आदमी पर अफसोस से देखा। अगर हम उन्हें नहीं देख सकते हैं तो भूल जाओ। मैं उन्हें वैसे भी समझ नहीं पाया। चलो चलें। इतना कहकर वह जाने के लिए खड़ा हो गया। अरे युवा मित्र, नहीं। बूढ़ा आदमी घबरा गया और पार्थ का हाथ पकड़ा। किसने कहा कि तुम नहीं देख सकते? देखो देखो। सच में? पार्थ संदेह में था। बेशक, ये सच है। बूढ़ा आदमी खुशमिजाज ढंग से मुस्कुराया। जब तक तुम उन सबको देखने के बाद खरीद लेते हो, मैं तुम्हें 20% छूट दूंगा। जरूरत नहीं। पार्थ ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही तुम्हारे कारण अपना रुचि खो दी और तुमने मेरे डैड और बाकी लोगों का अपमान किया। भूल जाओ, भूल जाओ। मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। बूढ़ा आदमी तुरंत सबके सामने झुका और माफी मांगी, फिर आशा भरी नजरों से पार्थ को देखा। युवा मित्र, क्या ये काफी अच्छा है? यह आदमी, इसकी चमड़ी सच में मोटी है। गौरव ने खुद पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए आह भरी। तुम मोटी चमड़ी के बिना ठग कैसे हो सकते हो? वास्तव में? सबकी हंसी सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर अभी भी एक गर्म मुस्कान थी। पैसे कमाना शर्मनाक नहीं है। एक बार जब उसे पैसे मिल जाते तो कोसना बहुत देर नहीं होता। ठीक है। पार्थ एक पल के लिए झिझका, फिर कहा, तुमने कहा था कि मैं देख सकता हूँ, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। नहीं नहीं, आगे बढ़ो, देखो। बूढ़ा आदमी ने आग्रह किया। उसकी आंखें पार्थ की जेब में 200 रुपये पर टिकी थीं। पार्थ ने महान वज्र हथेली किताब उठाए और ध्यान से इसे देखा। पृष्ठ दर पृष्ठ कौशल बार अपरिवर्तित रहा। एक और नकली, उसने खुद से सोचा, शेष एक के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हुए। इस समय बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब नजर झिलमिलाहट हुई, लेकिन ये जल्दी से गायब हो गई। पहला पृष्ठ खत्म करने के बाद पार्थ ने अपने मन में कौशल बार को देखा और एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वज्र अविनाशी दिव्य कौशल अधूरा, पूरी तरह से अनभिज्ञ 0%। संग्रह प्रगति 3%। पूर्णता आवश्यकता 13 महान संरक्षक क्रॉस ट्रेनिंग महान पूर्णता गोल्डन बेल शील्ड 9वीं मंजिल। शर्त पूरी नहीं हुई, पूरा नहीं कर सकता। वज्र अविनाशी दिव्य कौशल असली है। ये उसे लगा जैसे उसने एक सड़क किनारे की दुकान पर यादृच्छिक रूप से एक लॉटरी टिकट खरीदा हो और 50 लाख का जैकपॉट मारा हो।
संग्रह प्रगति केवल 3% थी। इसके अलावा पूर्णता आवश्यकताएं असाधारण रूप से उच्च लग रही थी, है ना? 13 महान संरक्षक क्रॉस ट्रेनिंग महान पूर्णता। गोल्डन बेल शील्ड 9वीं मंजिल। जिसका मतलब है न केवल उसे इन 2 तकनीकों को प्राप्त करने की जरूरत है, बल्कि उसे उन्हें एक बहुत उच्च दायरे तक खेती करने की भी जरूरत है। मुख्य बात यह है कि वह इन 2 मार्शल आर्ट्स को कहां ढूंढ सकता था। ये सोचते हुए उसके हाथ धीमे नहीं हुए। जब तक वह आधे रास्ते में था, संग्रह प्रगति केवल 10% तक पहुंची थी। उसने सहज रूप से जारी रखना चाहा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह अनावश्यक है। भले ही उसने ये सब समाप्त कर दिया, यह शायद लगभग 20% होगा, और उसे अभी भी 2 मार्शल आर्ट्स को इकट्ठा करना जारी रखने की जरूरत थी। अधिक से अधिक, ये कुछ समय बचाएगा। देखना खत्म कर दिया। बूढ़े आदमी ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा, कैसा लगता है? पार्थ ने सिर हिलाया, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। न समझना सामान्य है। बूढ़ा आदमी हंसा, ये सबसे गहरे मार्शल आर्ट्स हैं। तुम्हें उन्हें खरीदना और अच्छी तरह से अध्ययन करने की जरूरत है। पार्थ ने गुप्त मैनुअल नीचे रखा और गंभीरता से पूछा, दादाजी, क्या ये मार्शल आर्ट्स असली हैं? बेशक, वे असली हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, एक अभिव्यक्ति दिखाते हुए, जैसे कि वह पूछ रहा हो कि वह क्या बकवास कर रहा था। लेकिन अगर ये मैनुअल उतने शक्तिशाली हैं जितना तुमने कहा, तो तुम उन्हें यहाँ क्यों बेच रहे हो? खुद अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हो? पार्थ ने पूछा। एक सामान्य व्यक्ति की सोच के अनुसार ये सब नकली है और बूढ़ा आदमी लोगों को धोखा देने के लिए यहाँ बेच रहा था। और क्या हो सकता था? लेकिन उसे पता था कि अंदर वास्तविक वाले थे, जिसमें एक बहुत शक्तिशाली वज्र अविनाशी दिव्य कौशल शामिल था। इसके विवरण के अनुसार एक बार अभ्यास करने के बाद शरीर सुनहरा हो जाएगा, वास्तव में अविनाशी बन जाएगा, सभी जहरों से प्रतिरक्षा और अजेय। इससे अलग भी छायाहीन तीव्र ब्लेड और जल तैरना जैसे सच्चे मार्शल आर्ट्स भी थे। इतने सारे वास्तविक मार्शल आर्ट्स वाला कोई व्यक्ति गली का विक्रेता कैसे हो सकता है? धोखे पर निर्भर होकर जीविका कमा रहा है। बूढ़ा आदमी चौंक गया, उसकी आंखों में उदासी का एक निशान झिलमिलाता हुआ लगा, और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे गहरे वेश को देख पाओगे। क्या? पार्थ चौंक गया, फिर थोड़ा उत्साहित हुआ। वास्तव में, मैं एक मार्शल आर्ट मास्टर हूं जो सालों से छिपा हुआ है, एक मुक्त और आरामदायक जीवन जीने का आदी था। किसे पता था, जब आकाश अप्रत्याशित रूप से बदलता है, जानवर आक्रमण करते हैं, और मैं अछूता नहीं रह सका। बूढ़े आदमी ने आह भरी, हाँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? इसका कारण एक सच्चे साधक का इंतजार करना है, ताकि ये सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स अपना सच्चा मूल्य दिखा सकें। युवा मित्र, मैं तुम में क्षमता देखता हूँ, तुम मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने और ब्रह्मांडीय न्याय और शांति को बनाए रखने के लिए तैयार हो। ये मार्शल आर्ट मैनुअल मूल रूप से 10 रुपये प्रत्येक थे, कुल 160 रुपये, लेकिन वर्षों से तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझसे ये सवाल पूछा है। हमारे विशेष बंधन को देखते हुए 100 रुपये में तुम उन सबको ले सकते हो। ये कहने के बाद उसने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई। गुरदीप और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, हैरान थे कि यह क्या बकवास था। पार्थ ने भी अपनी आंखें घुमाई, ये जानते हुए कि बूढ़े आदमी को सच बताना कितना असंभव था और उसकी पहचान की जांच करना और भी मुश्किल था। उन सबको लेना ठीक है, लेकिन 100 बहुत महंगा है, ज्यादा से ज्यादा 50। क्या? छोटा पार्थ, आवाजें गूंजने लगी। पार्थ, क्या तुम पागल हो? गगन खुद को कहने से नहीं रोक सका, क्या तुम नहीं देख सकते कि वह तुम्हें ठग रहा है? 50 रुपये का जिक्र भी मत करो, 5 रुपये भी बहुत ज्यादा हैं। गुप्त परिवार के घर से आए लोग ही नहीं, बल्कि जो तमाशा देख रहे थे, वे भी एक के बाद एक सिर हिला रहे थे। इस लड़के को गधे ने लात मारी है क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि यह बूढ़ा आदमी लोगों को ठगना जारी रख सकता है, मूर्ख बहुत हैं और ठग कम। पार्थ पीछे मुड़ा और बोला, मुझे पता है कि यह बूढ़ा आदमी बेईमान है और नकली सामान बेचता है, लेकिन क्या होगा अगर, बस क्या होगा अगर इसमें कुछ असली निकल जाए? अगर मैं इसे खरीद लूं तो क्या यह एक बड़ी जीत नहीं होगी? ये कहकर उसने भीड़ को आंख मारी। गगन कुछ कहने ही वाला था कि गौरव ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ठीक है, पार्थ के ऐसा करने के अपने कारण जरूर होंगे। पास खड़े गुरदीप और बाकी लोग भी चुप रहे। हाँ, पार्थ ऐसा नहीं लगता कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या सच में उसे कोई मूल्यवान चीज मिल गई होगी? गगन नी शब्द था। क्या कारण हो सकता है? उस बूढ़े ठग को पैसे देने से बेहतर है कि वह मुझे दे दे। बूढ़े बाबा, आपने सुन लिया इन्हें। पार्थ ने बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए कहा, उसके चेहरे पर एक विवशता का भाव था। हर कोई सोचता है कि आपका सामान नकली है, इसलिए इन गोपनीय पुस्तिकाओं के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा 50 दे सकता हूँ, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। अगर आप सहमत हैं तो हम सौदा कर सकते हैं, नहीं तो हम अपनी अपनी राह लेंगे। सच कहूं तो वह शुरू में बिना 1 पैसा दिए चीजें मुफ्त में लेने के इरादे से आया था, लेकिन वज्र अविनाशी दिव्य कौशल प्राप्त करने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। क्योंकि उसे इस मार्शल आर्ट को पूरा करना था, इसलिए उसे 13 महासंरक्षक क्रॉस प्रशिक्षण और गोल्डन बेल शील्ड प्राप्त करनी थी। इस बूढ़े आदमी से ये सब प्राप्त करने के अलावा फिलहाल कोई अन्य विकल्प नहीं था। अगर वह सीधे तौर पर उनसे मांगता तो शायद बूढ़े आदमी को शक हो जाता। अगर बाद वाले के पास ये तकनीकें होती भी तो वह उन्हें ईमानदारी से नहीं सौंपता और तो और एक मनमाना दाम भी मांग सकता था। इसलिए एक नौसिखिए होने का नाटक करके सारी गोपनीय पुस्तिकाएं एक बार में खरीदना बेहतर था। अगली बार अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो यहाँ मार्शल आर्ट का एक नया बैच खोजने का मौका मिल सकता है। अगर उसने चीजें मुफ्त में ले ली होती तो अगली बार अगर तकनीकों का कोई अलग बैच बेचा जाता तो उसी तरकीब का फिर से इस्तेमाल करना मुश्किल होता। जैसा कि कहा जाता है, भीड़ को फंसाए बिना आप भेड़ियों को नहीं पकड़ सकते। 3 मार्शल आर्ट के लिए 50 रुपये, उसे निश्चित रूप से फायदा होगा और बूढ़े आदमी को भी नुकसान नहीं होगा। यह एक जीत जीत वाली स्थिति थी। बूढ़े आदमी ने तब एक दर्द भरी अभिव्यक्ति दिखाई। युवक, आपकी मोलभाव करने की कला थोड़ी बेरहम है ना? आपने कीमत आधी कर दी है, ये बहुत कम है।
चलिए कम से कम ये संख्या तो हो। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और 8 दिखाया। 80 रुपये, आप हमें लूट क्यों नहीं लेते? गौरव अलग पात्र तुरंत बोल पड़ा। हाँ पार्थ, मत खरीदो। क्या होगा अगर वे सब नकली हों? क्या हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? अरुण ने हाँ में हाँ मिलाई। मन ही मन पार्थ ने उन्हें थम्स अप दिया। ठीक है, अगर आप सहमत नहीं हैं तो भूल जाइए। अरे, बूढ़ा आदमी चिंतित हो गया, अपने पैर पटकते हुए। ठीक है, 50 ही सही, आप उन सभी को ले लो। आज मेरी किस्मत कितनी खराब है, आप सभी से मिलकर बहुत नुकसान हुआ है, सच में आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह यही कहता रहा, उसकी आंखें लाल हो गईं, फिर भी मन ही मन वह खुशी से झूम रहा था। उसकी लागत बस कुछ कागज के टुकड़े और कुछ स्याही थी और उसने एक बार में 50 रुपये कमा लिए। हालांकि अंदर कुछ असली चीजें जरूर थीं, लेकिन वे अधूरी थीं, इसलिए उन्हें वापस खरीदने पर भी कोई फायदा नहीं था। यह मूर्ख लड़का, क्या वह सच में सोचता है कि उसने बहुत बड़ा लाभ कमाया है? ऐसी मोटी भेड़, कौन जानता है कि वह दूसरी कब मिलेगी? ओह, अगर उसे रोज ऐसा मूर्ख मिल जाए तो कितना अद्भुत होगा। अच्छा, पार्थ ने देर नहीं की, 50 रुपये सौंप दिए और फिर सड़क के स्टॉल पर रखी गोपनीय पुस्तिकाओं को अपनी बाहों में समेट लिया। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग पछतावे से आहें भरने लगे। एक और जो ठगा गया, बहुत पैसे वाला मूर्ख। 50 रुपये, उससे कितना सफेद कागज खरीदा जा सकता था। इस लड़के ने ये खरीद लिए, वह शायद कुछ दिनों में पैसे वापस मांगने आएगा। जब बूढ़े आदमी ने ये सुना तो उसने जल्दी से पैसे जेब में डाल लिए और गंभीरता से कहा, युवक, जो चीजें मैं यहाँ बेचता हूँ, एक बार खरीदने के बाद वापस नहीं होती और नहीं बदली जाती हैं। कोई बात नहीं। पार्थ तुरंत सहमत हो गया और कहा, बूढ़े बाबा, मैं वापस जाकर इनका अध्ययन करूंगा। अगर वे उपयोगी हुए तो मैं अगली बार और खरीदने आऊंगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए, उनकी आंखें खुली रह गईं, जैसे कि वे शरीर स्थिरता तकनीक के प्रभाव में हो, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। बूढ़ा आदमी भी सदमे में था। यह क्या चल रहा है? उसने मूर्खों को देखा था, लेकिन इतना मूर्ख कभी नहीं देखा था। एक बार ठगा गया और अब दूसरी बार के लिए पूछ रहा है। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा अनुरोध कभी नहीं सुना था। गगन खुद को रोक नहीं पाया और अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, अब और नहीं देख सकता था। 50 रुपये, 50 रुपये, उससे 50 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था। वह इतने सारे लोगों को खिला सकता था, और तुम इस तरह से पैसे बर्बाद कर रहे हो। गौरव पिता ने उसे पकड़ लिया और सिर हिलाया। वह नहीं समझ पाया कि पार्थ क्या सोच रहा था, लेकिन इस क्षण वह बस उस पर भरोसा करने का विकल्प चुन सकता था। अहम, बूढ़े आदमी ने खांसा, युवक, क्या तुम गंभीर हो? हाँ, पार्थ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपने पहले जो कहा वह सही है, ये सर्वोच्च मार्शल आर्ट हैं। जिस कारण मैं उन्हें अब नहीं समझ पा रहा हूँ वह ये है कि मेरा स्तर बहुत कम है, लेकिन जब तक मैं अध्ययन करने में समय लगाने को तैयार हूँ, एक दिन मैं समझ जाऊंगा। तो जितने ज्यादा मार्शल आर्ट होंगे उतना ही बेहतर होगा। बूढ़े बाबा, क्या आप मेरा मतलब समझते हैं? बूढ़े आदमी ने पार्थ की ईमानदार आंखों को देखा और अपराध बोध का एक निशान महसूस किया। लेकिन चूंकि पैसा उसके दरवाजे पर पहुंचाया गया था तो इसे क्यों न लिया जाए? जो स्वर्ग देता है उसे नहीं लेने पर सजा मिलती है। ठीक है, उसने आह भरी। सामान्य तौर पर इन सर्वोच्च मार्शल आर्ट में से एक को प्राप्त करना आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन आपका सच्चा दिल देखकर मैं एक अपवाद करूंगा और आपको कुछ और सिखाऊंगा। बूढ़े बाबा, आपका क्या मतलब है? बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा सिर हिलाया। अगली बार जब तुम आओगे, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट गोपनीय पुस्तिकाओं का एक और बैच दूंगा जो तुम्हारे पास वालों से ज्यादा शक्तिशाली होगा। बेशक कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए तैयार रहना। बूढ़े बाबा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वे अलग हैं, चाहे कितनी भी कीमत हो, मैं उन्हें ले लूंगा। पार्थ ने उत्साह से कहा। उसने माना कि वह पहले अभिनय कर रहा था, लेकिन इस बार ये सच्ची भावना थी। उसे नहीं पता था, आसपास के दर्शक अब और सहन नहीं कर पाए और एक एक करके चले गए। अगर उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे विश्वास नहीं कर पाते कि दुनिया में ऐसा मूर्ख भी हो सकता है। कुछ लोगों की आंखें घूमी, ये सोचकर कि जब इस लड़के का पैसा ठगना इतना आसान है तो वे खुद क्यों ना कोशिश करें। क्या होगा अगर वे सफल हो गए? ठीक है युवक, चिंता मत करो, अगली बार जब तुम आओगे मैं तुम्हें सबसे अच्छी गोपनीय पुस्तिकाएं दूंगा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू भर आए और उसने सलाह दी, तुम जरूर सौभाग्यगढ़ से नहीं होगे। वापस जाते समय और आते समय सावधान रहना। उन भयंकर जानवरों से सावधान रहना और लोगों से भी ज्यादा। मैंने सुना है कि बाहर डाकुओं का एक गिरोह है जो 10 से 20 लोगों के समूहों को निशाना बना रहा है, इसलिए बहुत सावधान रहना। इस क्षण गुलदीप के लोगों के अलावा अब एक और व्यक्ति था जो वास्तव में पार्थ की सुरक्षा की उम्मीद कर रहा था। बूढ़े बाबा, पार्थ भी गहराई से प्रभावित हुआ। अगली बार क्यों टालें, अभी कर लेते हैं। आपको जितनी भी खेती की तकनीकें पता हैं उन सभी को लिख दें। अगर आप उन सभी को नहीं लिख सकते तो बस उन्हें जोर से सुना दें, बस इतना ही काफी होगा। कागज पर लिखने की तुलना में मौखिक वर्णन बहुत तेज होता है। वह तो बैठकर अब से दोपहर तक बूढ़े आदमी की बातें सुन सकता था। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में तुरंत एक हिचकिचाहट दिखाई दी। ठीक है, शायद अगली बार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, मैं चीजों को तुरंत याद नहीं कर सकता। मुझे कुछ दिन दो, कुछ दिनों के बाद वापस आना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है, पार्थ ने अपने चेहरे पर निराशा का भाव दिखाया। अपना ध्यान रखना, मैं अगली बार आपसे मिलने की उम्मीद करूंगा। हम बूढ़ा आदमी उसे घूरने लगा। ये किसी श्राप जैसा क्यों लगा? गुस्सा मत होना, मेरा मतलब कुछ नहीं था, मुझे सच में अगली बार आपसे मिलने की उम्मीद है, पार्थ ने जल्दी से समझाया। कोई बात नहीं, बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया। अगली बार यहीं पर तुम मुझे ढूंढ सकते हो। पार्थ को जाते हुए देखकर बूढ़े आदमी ने हल्की आह भरी।
कितना दुर्लभ मूर्ख है। मूल रूप से मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ठगना चाहता था, लेकिन तुम दूसरी बार ठगे जाने पर जोर दे रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि एक दिन जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम गुस्सा नहीं होगे। आखिरकार गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। बेशक अगर तुम दूसरी बार ठगे जाते हो और फिर तीसरी और चौथी बार, तो मैं तुम्हें कुछ असली दूंगा। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में भ्रम की एक चमक दिखाई दी। क्या कोई सच में इन चीजों में महारत हासिल कर सकता है? पार्थ, क्या तुम सच में निश्चित हो कि इसमें कुछ असली है? गगन को संदेह था। गुरदीप और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी की नजरें पार्थ पर थीं। इसमें निश्चित रूप से कुछ असली है। पार्थ का लहजा शांत था। हर कोई सदमे में था। गगन ने भी आंखें चौड़ी कर लीं, लेकिन ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में साबित कर दूंगा, पार्थ ने कहा। फिलहाल छायाहीन त्वरित कटार को अनलॉक करना सबसे आसान लगता है, जिसमें केवल मूल कटार तकनीक के कुछ स्तरों की आवश्यकता होती है। जल उत्प्लावन शायद कठिन हो, इसकी आवश्यकता मूल शरीर तकनीक है। उसे कोई अंदाजा नहीं था और वह केवल वापस जाकर चाचा बलदेव से पूछ सकता था। वज्र अविनाशी दिव्य कौशल, थोड़े समय के लिए इसके बारे में सोचना भी मत। इसे पूरा करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार महारत हासिल करने के बाद जीवित रहने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाएगी। उच्च शरीर और नुकसान दोनों वाला एक दिव्य शूटर से ज्यादा भयानक और कौन हो सकता है? चूंकि पार्थ ऐसा कहता है तो ये सच होगा। अरुण दिल खोलकर हंसा। हाँ, पार्थ एक मार्शल आर्टिस्ट है, उसकी दृष्टि हमारी तुलना में कहीं बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार जो खेल वे वापस लाए थे वह सब पार्थ की बदौलत था। वह अपना पैसा जैसे चाहे खर्च कर सकता था। गगन केवल अनिच्छा से इसे स्वीकार कर सका, ये सोचकर कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारे साबित करने का इंतजार करूंगा। सभी सड़क के किनारे अनाज की दुकान की ओर चल पड़े। अचानक पार्थ के कदम रुक गए और वह मास्क बेचने वाले एक छोटे विक्रेता के सामने रुक गया। क्या हुआ? गुरदीप ने भ्रमित होकर देखा। स्टॉल के पीछे का आदमी, एक पतला आदमी जिसके हाथ लंबे और पतले थे, उत्साह से पार्थ को देखता है। प्रिय भाई, क्या आप एक मास्क खरीदना चाहेंगे? मेरे सभी मास्क हस्तनिर्मित और असली हैं। पार्थ ने अपने सामने मास्क की कुछ पंक्तियों को देखा। उनमें कार्टून पात्र और 12 राशि चक्र के जानवर थे। सभी बेहद सजीव बनाए गए थे। मास्क? वे बेकार लगते हैं, कोई बड़बड़ाया। हाँ, बच्चों को छोड़कर इन्हें कौन पसंद करता है? वे खाने लायक नहीं हैं। कीमत बहुत ज्यादा लगती है, एक मास्क के लिए 2 रुपये। सभी ने तिरस्कार से देखा। वह आदमी तुरंत घबरा गया और जल्दी से कहा, अगर आप थोक में खरीदते हैं तो मैं आपको छूट दे सकता हूँ। एक कारीगर के रूप में परिवर्तन से पहले उसका जीवन मुश्किल से चलता था, लेकिन परिवर्तन के बाद ये छोटी चीजें बिल्कुल भी बिक नहीं पाती थीं। पार्थ स्वाभाविक रूप से समझा। उसने सोचा कि बाहर के डाकू निश्चित रूप से हर समय निकास पर नजर रखे हुए थे। अगर वह अकेला बाहर जाता और उसे पहचान लिया जाता तो चीजें बदल सकती थीं। हालांकि संभावना कम थी, लेकिन सुरक्षित रहना बेहतर है। उसे थोड़े पैसे खर्च करने में कोई एतराज नहीं था। उसने कार्टून पात्रों और जानवरों के मास्क को छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वे खराब थे, बस ये कल्पना करना कि कोई खरगोश का मास्क पहनकर लापरवाही से लोगों को मार रहा है, यह विक्षिप्त दिखता था। उसकी आंखें मास्क की आखिरी पंक्ति पर पड़ीं। ये 3 भयानक यक्ष मास्क थे। वे भूतों जैसी आकृतियां थीं, जिनके सिर पर लंबे सींग थे, खूनी मुंह था जिसमें नुकीले सफेद दांतों की पंक्तियां थीं, खासकर दोनों तरफ के लंबे दांत जो ठुड्डी तक फैले हुए थे, एक सबरे दांत वाले बाघ की याद दिलाते थे, जो देखने में भयानक थे। एक काला, एक लाल, एक हरा, 3 रंग थे। मालिक, इन 3 मास्क की कीमत कितनी है? पार्थ ने पूछा। ये 3। स्टॉल मालिक थोड़ा चिंतित था। ये असुर मास्क बनाने में बहुत कठिन है, इसलिए ये थोड़े ज्यादा महंगे हैं। प्रत्येक के 5 रुपये। 5 रुपये? क्या तुम पागल हो? मालिक, ये मास्क जरूर सालों पहले बनाए गए होंगे और बिना बिके पड़े होंगे, है ना? सभी ने बकवास की। वह आदमी शर्म से लाल हो गया। तीनों के 10 रुपये। अगर तुम सहमत हो तो मैं इन्हें ले लूंगा, पार्थ ने शांति से कहा। वह आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर जल्दी से सहमत हो गया। गगन चुपचाप बगल से देखता रहा। हालांकि उसने सोचा कि यह पैसे की बर्बादी है, लेकिन उसे मानना पड़ा, मास्क बहुत अच्छे थे। इसके बाद पार्थ कुछ और स्टॉलों से गुजरा और कुछ छोटी चीजें खरीदी, जैसे साबुन, शौचालय का कागज, ताश के 2 डेक और एक शतरंज का सेट। चूंकि वह यहाँ था, उसने अपनी माँ और छोटे भाई के लिए कुछ उपहार वापस लाने के बारे में सोचा। उसने एक दूरबीन भी खरीदी, जिसकी कीमत लगभग 100 रुपये थी, जिससे उसके लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। गुरदीप भी प्रेरित हुआ और मॉइस्चराइजर की एक बोतल खरीदी, उसे अपनी जेब में डाल लिया। एक बार जब सभी ने खरीदारी पूरी कर ली तो वे अनाज की दुकान पर पहुंचे। अन्य स्थानों के विपरीत बाहर राइफलों के साथ कई आदमी खड़े थे, जो हर प्रवेश करने वाले को सावधानी से देख रहे थे। दुकान के अंदर एक गंजा मध्यम आयु वर्ग का आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था, अपना सिर नीचे झुकाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई उपन्यास पढ़ रहा हो, जबकि कभी कभी हंस रहा था। मालिक, यहाँ चावल की कीमत कितनी है? और नमक की? गुरदीप अंदर गया और पहले पूछा। चावल? सबसे आम चावल 1 रुपया प्रति पाउंड है। अगर आपको बेहतर गुणवत्ता चाहिए तो 3 रुपये प्रति पाउंड और 10 रुपये प्रति पाउंड है, जो आपको पसंद हो। काउंटर के पीछे के गंजे आदमी ने ऊपर देखा भी नहीं। जहां तक नमक की बात है, 5 रुपये प्रति पाउंड। क्या 5 रुपये प्रति पाउंड? कोई चिल्लाया। पिछली बार यह सिर्फ 4 रुपये प्रति पाउंड नहीं था। हाँ मालिक, आपकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। गंजे आदमी ने तिरस्कार से ऊपर देखा। मैं तुम्हें बता दूं, नमक की कीमतें केवल बढ़ेंगी। जब समुद्र जम जाएगा तो 10 रुपये प्रति पाउंड में बेचना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि अब समुद्र के पास कितने भयंकर जानवर हैं? यह जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है। खरीदो या चले जाओ। उसने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया, अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित किया।
गुरदीप और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा, वे और क्या कर सकते थे। उन्हें खरीदना ही था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें कम चावल खरीदना होगा। मालिक, इस समय पार्थ ने संदेह से पूछा, आपने पहले कहा था कि 3 रुपये प्रति पाउंड और 10 रुपये प्रति पाउंड चावल है। वे 1 रुपये के चावल से इतने अच्छे क्यों हैं? गंजे आदमी ने अपना सिर उठाया, पार्थ को एक पल के लिए ध्यान से देखा और कहा, युवक, बुरा नहीं। तुम वास्तव में पूछते हो कि क्यों? कुछ लोगों के विपरीत जो बस जानते हैं कि क्या है, लेकिन क्यों नहीं। फिर उसने जानबूझकर उन कुछ लोगों की ओर देखा जिन्होंने पहले चिल्लाया था कि यह महंगा है। गौरव, अलग पात्र और अन्य बहुत शर्मिंदा थे। अनायास ही वे गलती से विपरीत उदाहरण बन गए। ये गंजा आदमी वास्तव में तुच्छ है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन चावलों में भयंकर जानवर के मांस के समान प्रभाव होते हैं। गगन बोल पड़ा, परिवर्तन के बाद पौधे तत्व महाशक्तियों वाले कई जागृत उभरे। उनमें से एक पौधे के विकास में तेजी ला सकता था। विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से उसने गेहूं और चावल के पौधों के लिए एक प्रतिस्थापन पाया। प्राप्त आटा और चावल का स्वाद परिवर्तन से पहले के समान ही था। वास्तव में वह हासिल करना पहले से ही उल्लेखनीय था, लेकिन उसने अपना शोध जारी रखा और भयंकर जानवर के मांस के बराबर प्रभाव वाले चावल की खेती की। इस तरह के चावल थोड़े लाल होते हैं और इन्हें रक्त चावल कहा जाता है। रंग जितना गहरा होगा, प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। क्या ऐसा है? पार्थ को एहसास हुआ। 3 रुपये प्रति किलो और 10 रुपये प्रति किलो चावल रक्त चावल था। विवरण के आधार पर क्या इसे शक्तिशाली भयंकर जानवरों के रक्त से पानी दिया जा सकता है? तुम भी काफी अच्छे हो, युवक। गंजे आदमी ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, मास्टर बाई तियान यान देश का गौरव हैं। उनके बिना कौन जानता है कि कितने और भूखे मर गए होते। इसलिए हालांकि उनका चित्र केवल सबसे कम मूल्य वर्ग के 1 रुपये के नोट पर है, उनका योगदान थंडर सम्राट से कम महत्वपूर्ण नहीं है। पार्थ ने अपनी जेब से एक 1 रुपये का नोट निकाला। उसने देखा कि पीछे की तरफ एक फसल का चित्रण था जो एक चावल के खेत जैसा दिखता था और एक आकृति एक फसल के तने का निरीक्षण करने के लिए झुकी हुई थी। चेहरा अस्पष्ट था क्योंकि केवल पीछे का दृश्य बचा था। वास्तव में एक सम्माननीय व्यक्ति। उसने चुपचाप खुद से सोचा, युवक, क्या तुम रक्त चावल खरीदना चाहते हो? गंजे आदमी ने पार्थ की ओर देखा। 3 रुपये प्रति किलो रक्त चावल में सबसे निचले स्तर के भयंकर जानवर के मांस के समान प्रभाव होते हैं। 10 रुपये प्रति किलो वाला बहुत बेहतर है, जो मध्य स्तर के भयंकर जानवर के मांस के बराबर है। तुम गेल मार्शल आर्ट हॉल को जानते हो, है ना? वहां के लोग आमतौर पर इसे खरीदते हैं। गुरदीप और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा, कुछ बोल नहीं पाए। भले ही वे जानते थे कि रक्त चावल के उत्कृष्ट प्रभाव थे, ये बस बहुत महंगा था। पार्थ ने अपनी जेब में पैसे महसूस किए, वे 10 रुपये से कम थे। पार्थ, तुम्हारे पास शायद ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, है ना? गुरदीप ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर 200 रुपये निकाले और कहा, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो बस खरीद लो। उसके पास मूल रूप से 1500 रुपये से ज्यादा थे, फिर सभी को कुछ वितरित करने के बाद केवल 1300 बचे थे। इस 200 को घटाने के बाद केवल 1100 ही बचेंगे। नमक की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन आवश्यक मात्रा में समझौता नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें कम चावल खरीदना होगा। हालांकि इन 2 दिनों के मार्शल प्रशिक्षण के बाद वह एक तथ्य को समझा, गढ़ अंततः आगे बढ़ने के लिए मार्शल आर्टिस्टों पर निर्भर करेगा। संसाधनों को मार्शल आर्टिस्टों के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। भयंकर जानवर के मांस के समान वजन को कई गुना ज्यादा साधारण चावल के लिए बदला जा सकता था। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे साथ चल सकते थे और मांस खा सकते थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा आवंटित न करना बेहतर था। उन्हें मुख्य रूप से साधारण चावल का सेवन करना चाहिए, जबकि मार्शल आर्टिस्टों के साथ इसके विपरीत व्यवहार किया जाना चाहिए। अन्य लोगों ने इसे देखकर बहुत ईर्ष्या महसूस करने के अलावा कोई अन्य विचार नहीं था। आखिरकार केवल पार्थ के मजबूत होने से ही वे सभी बेहतर जीवन जी पाएंगे। पार्थ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी स्वीकार कर लिया और काउंटर के पीछे के गंजे आदमी से कहा, मालिक, मैं 200 रुपये का खरीदूंगा। ठीक है। वह आदमी मुस्कुराया, अपनी आंखें सिकुड़कर दरारें बन गईं। उसने काउंटर से एक खाली बैग लिया, उसे तौलने के लिए तराजू पर रखा, फिर एक भारी बैग बाहर निकाला और हथेली के आकार के स्कूप से चावल निकाला। एक स्कूप एक बार में। हल्का लाल रक्त चावल एक झरने की तरह नीचे बहता हुआ चमक रहा था। पार्थ ने एक सुगंध सूंघी, अनिश्चित था कि यह सिर्फ एक भ्रम था या नहीं। अरे, तुमने सूंघा है ना? वह आदमी गर्व से मुस्कुराया। ये 10 रुपये का रक्त चावल वास्तव में खास है, इसकी सुगंध भयंकर जानवरों को भी आकर्षित कर सकती है। इसलिए जब तुम वापस जाओ तो इसे खोलना मत, अन्यथा अगर कुछ होता है तो कहना मुश्किल है। क्या ये सच में ऐसा कर सकता है? सभी हैरान दिख रहे थे। पार्थ थोड़ा भंवा गया। इस स्थिति में इसका उपयोग भयंकर जानवरों को लुभाने और शिकार की सफलता दर में सुधार करने के लिए किया जा सकता था। कुल 20 किलो रक्त चावल। गगन बगल से देखते हुए थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रहा था। इसके साथ उसके और पार्थ के बीच का अंतर और भी बड़ा हो जाएगा। हालांकि उसने यह नहीं सोचा कि भविष्य में उसकी उपलब्धियां पार्थ से कम होंगी। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। पार्थ मुस्कुराया। गगन, एक जागृत होने के नाते एक बार जब वह मजबूत हो जाता है तो वह भी उसके बोझ का एक बड़ा हिस्सा साझा करने में मदद कर सकता था। इसके अलावा ऐसा करने से गौरव पिता और उसके लोगों को और ज्यादा वफादार महसूस करने में भी मदद मिलेगी। गगन चौंक गया। क्या यह अनुचित नहीं है? गौरव पिता ने जल्दी से सिर हिलाया। इस तरह की अच्छी चीज, इसे खुद खाना तुम्हारे लिए बेहतर है। पार्थ, 10 रुपये प्रति किलो। उसने पहले कभी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। ठीक है। पार्थ हल्के से मुस्कुराया। जब गगन के पास किसी दिन शिकार होगा तो वह मुझे तब वापस कर सकता है। गौरव पिता स्तब्ध रह गया। मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगा। गगन एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, वह सच में ऐसी अच्छी चीज को मना नहीं कर सकता था।
इसके अलावा वह अभी शामिल हुआ था और वे अभी तक एक साथ शिकार करने भी नहीं गए थे। गौरव, पिता और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वास्तव में गुलदीप के लोग वास्तव में उन्हें अपना मान रहे थे, न केवल कह रहे थे। ये पार्थ के अभी के कार्यों से स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। गुलदीप और बाकी लोगों ने तब साधारण चावल और नमक खरीदना शुरू कर दिया। मालिक ने कहा था कि नमक की कीमत और ज्यादा हो जाएगी। ये सोचकर गुलदीप ने दांत पीसे और 100 किलो नमक खरीदा और बचे हुए पैसे का उपयोग 600 किलो से ज्यादा चावल खरीदने के लिए किया। गढ़ की कुल आबादी लगभग 150 लोग थी और हर किसी को 4 से 5 किलो मिल सकता था, जो हालांकि थोड़ा कम था, लेकिन भयंकर जानवर के मांस के साथ एक महीने के लिए पर्याप्त होगा। महीने के दौरान वे शिकार की प्रचुरता के आधार पर निश्चित रूप से कम एक बार वापस आएंगे। जब वे आए थे तो वे थके हुए थे, लेकिन वापस जाते समय वे शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। चावल लेकर सड़क पर चलते हुए उन्हें पहले की तुलना में बहुत कम ध्यान मिला। आखिरकार बाहरी लोगों के लिए ये सिर्फ चावल के कुछ बैग और विविध वस्तुएं थीं, और लोगों की संख्या भी काफी थी, जिससे उन्हें निशाना बनाना कठिन हो गया था। आखिरकार विनिमय खत्म हो गया, वापस जाने का समय। गौरव, अलग पात्र ने मुस्कान के साथ कहा। हाँ, यहाँ आते समय शिकार को ले जाते हुए इतनी सारी आंखें हमें घूर रही थीं। मुझे सच में डर था कि वे सभी हम पर टूट पड़ेंगे। क्या वे हिम्मत करेंगे? बिल्कुल, अगर उन्होंने हम पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें एक एक करके गोली मार दूंगा। हा हा हा, सभी हंसे। गुलदीप ने सभी पर नजर डाली और आगे देखा, हंसते हुए। ठीक है, देर हो रही है, हमें वापस जाना चाहिए। गढ़ के लोग हमारे लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उसके शब्द गिरे, सभी की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। हाँ, यह पारिवारिक बंधन था जिसने उन्हें जीवित रहने की प्रेरणा से भर दिया था। उन्होंने अपने परिवारों के लिए चीजें खरीदने के लिए अपने पास लगभग सारा पैसा इस्तेमाल कर लिया। कुछ ने तो बस कुछ दूध की टॉफी खरीदने के लिए कई रुपए खर्च कर दिए। पिताजी, बाहर जल्दबाजी मत करना, पार्थ ने जल्दी से कहा। मुझे बाहर जाकर देखने दो कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। जिस बूढ़े आदमी ने खेती की तकनीक बेची थी, उसने उसे विशेष रूप से चेतावनी दी थी। इसने उसे और भी बेचैन कर दिया। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।